गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। दोस्तों, क्लास लाइव हो चुकी है। ठीक सुबह 9:33 हुए हैं और तारीख आपको पता है, दिस इज 23 अगस्त 2024। आज 23 अगस्त 2024 है। क्लास पूरी तरीके से लाइव है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, इस्तेमाल, अभिनंदन। पुष्पा, मोहम्मद रबी उल आलम, शिवम सिंह, सोहेब नवाज, विवेक सिंह, मुस्कान रानी, जीवन रॉय, अर्चना, श्रीधर कुमार पांडा, अर्जुन हरवार, श्रीधर, अमित चौरसिया, आशीष विश्वकर्मा, ये कुछ लोग हैं भाई जिनके कमेंट्स मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। साथ में जुड़े हैं हिमांशु दास, इशिता, एकता। आइए भाई, सारे के सारे लोग जल्दी से यहाँ पर मौजूद हो जाइए। आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप जानते हैं कि जीएस स्पेशल के इस बैच की शुरुआत हमने कल से की है, यानी कि 22 तारीख से की है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कल मैंने आपको हिस्ट्री का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था। हमने जाना था कि हिस्ट्री क्या है और इंडियन हिस्ट्री को हम किन किन भागों में या किन किन पार्ट्स में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं या डिवाइड करते हैं। तो आप सारे के सारे लोग यहाँ पर जल्दी से मौजूद हो जाइए। जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जितने भी लोग यहाँ पर लाइव मौजूद हैं, सारे के सारे एक बार कमेंट कर दीजिए बस, ताकि हमें पता चल जाए कि आप सारे के सारे लोग यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं। आइए, क्या मेरी आवाज आपको क्लियर नहीं आ रही है? क्या वॉइस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है? एक मिनट दीजिए भाई, देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। हाँ जी, क्या अब मेरी आवाज ठीक आ रही है आप लोगों को? सर, वीओडी से सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप मालिक हैं। जैसा आप चाहें वैसे आप कंप्लीट कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ जी, चलिए दोस्तों, याद कीजिए, मैंने कल आपको बताया कि इंडियन हिस्ट्री को या भारत के इतिहास को हम तीन मेजर पार्ट्स में या तीन महत्वपूर्ण भागों में विभाजित करते हैं, जो है एंशियंट इंडिया, मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया, यानी कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इन तीन महत्वपूर्ण भागों में हमने भारत के इतिहास को, इंडियन हिस्ट्री को क्या किया था, विभाजित किया था, डिवाइड किया था, जिसमें सबसे पहला पार्ट एंशियंट इंडिया या एंशियंट हिस्ट्री से हम कहानी की शुरुआत कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे अबाउट एंशियंट हिस्ट्री, और ये है सबसे पहली क्लास, ये है क्लास 1। ठीक है, ये सबसे पहली क्लास है, ये सबसे पहली कक्षा है। इससे पहले कल की क्लास में हमारी मुलाकात जरूर हुई थी, लेकिन हमने कुछ भी पढ़ा नहीं था। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था हिस्ट्री का, और आपको बताया था कि कौन कौन सी चीजें हैं जो हिस्ट्री में शामिल हैं और उन्हें हमने किन किन भागों में विभाजित किया है। अब अगर आप कल की क्लास में मौजूद थे तो याद कीजिए, आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न को आपस में कंपेयर करें तो सबसे लंबा और सबसे पुराना पार्ट कौन सा रहा? एंशियंट इंडिया, यानी कि जो एंशियंट हिस्ट्री है, जो प्राचीन इतिहास है, वो सबसे लंबा भाग रहा और सबसे पुराना भी रहा। इसीलिए हम फर्दर एंशियंट हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं तीन पार्ट्स में। सबसे पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो कहने का मतलब इसमें सबसे पहला जो पार्ट है वो प्री हिस्टोरिक पीरियड का है, यानी कि प्रागैतिहासिक काल का है। तो जो आज की हमारी क्लास है, इसमें हम बात ही किसके बारे में करने वाले हैं? अबाउट प्री हिस्टोरिक पीरियड। और मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं, मैं फिर से बता देता हूं कि प्री हिस्टोरिक पीरियड वो पीरियड है जिसके हमारे पास अवशेष तो है, लेकिन कोई भी रिटन सोर्स नहीं है, कोई भी लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिला है। कहने का मतलब ये उस समय की बात है जब मनुष्य के द्वारा लिपियों का आविष्कार नहीं किया गया था, मनुष्य के अंदर सिविलाइजेशन नहीं थी, वो पूरी तरीके से बर्बर था, अनसिविलाइज्ड था। और उसी पीरियड को हमने प्रागैतिहासिक काल कहा है या प्री हिस्टोरिक पीरियड कहा है। चलिए, सारी की सारी बात क्लियर है।
अगर आपकी इजाजत है तो हम फटाफट से स्टार्ट करें। चलिए, लेट्स स्टार्ट, बिगिन, शुरू करते हैं। सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री में, सबसे पहले प्राचीन इतिहास में हम बात करने वाले हैं अबाउट प्री हिस्टोरिक पीरियड। और मैंने कल ही आपको बताया कि एंशियंट इंडिया का सबसे पहला ही पार्ट क्या कहलाता है, प्री हिस्टोरिक पीरियड कहलाता है या प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। और इस प्रागैतिहासिक काल को हम फर्दर 3 भागों में क्या कर लेते हैं, विभाजित कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले स्टोन एज आती है, उसके बाद आता है चालकोलिथिक पीरियड या चालकोलिथिक एज, और फिर उसके बाद आती है मेटल एज या धातु युग। कल मेरे को कोई कह रहा था कि सर हमें जरा, है ना, तस्वीरें भी दिखाइए, पिक्चर्स भी दिखाइए ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग बन सके। तो लो मेरे भाई, पिक्चर्स आपके सामने है। स्टोन एज नाम से ही पता चल रहा है वो एज, वो युग जिसमें मनुष्य केवल और केवल पाषाणों का इस्तेमाल करता था या पत्थरों का इस्तेमाल करता था। उसी एज को हम क्या कहते हैं, स्टोन एज। पत्थरों के बड़े बड़े औजार बनाकर जानवरों का शिकार करना मनुष्य का काम हुआ करता था। वो एक आखेटक हुआ करता था, शिकारी हुआ करता था, और अपने लिए भोजन इकट्ठा करना ही उसका मुख्य काम था। लेकिन आप जानते हैं कि मानव ने अपने लिए सबसे पहले कौन सी धातु खोजी, इस मेटल की खोज मनुष्य ने सबसे पहले की, कॉपर। और जब मनुष्य ने पत्थरों के साथ साथ कॉपर या तांबे का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया तो उसको हमने कहा ताम्र पाषाण काल, यानी कि वो काल जिसमें तांबा और पाषाण दोनों का इस्तेमाल किया जा रहा था, उसी को हमने ताम्र पाषाण काल कहा। कहने का मतलब आप उसको चालकोलिथिक पीरियड भी कह सकते हैं। तो फिर हम एंट्री कर गए चालकोलिथिक पीरियड में या ताम्र पाषाण काल में। और फिर उसके बाद कॉपर में ही टिन मिलाकर मनुष्य के द्वारा ब्रॉन्ज या कांसे का निर्माण किया गया, और उसके बाद फिर लोहे की भी खोज कर ली गई। तो फिर उसके बाद मुख्य रूप से मनुष्य ने मेटल्स या धातुओं का ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसको हम क्या कह रहे हैं, मेटल एज, जिसको हम धातु युग कह रहे हैं। तो आपको अपनी नोटबुक में सिर्फ और सिर्फ प्री हिस्टोरिक पीरियड, और उसको हम 3 भागों में क्या कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं, स्टोन एज, चालकोलिथिक एज, और आप कह सकते हैं मेटल एज। वैसे तो जो कॉपर एज है, वैसे तो कॉपर एज है उसको चालकोलिथिक पीरियड भी कह सकते हैं, लेकिन ब्रॉन्ज और अगर हम लोहे की बात करें तो आप उसको मेटल एज में रख सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले अगर हम स्टोन एज की बात करें तो याद कीजिए दोस्तों, मैंने कल आपको क्या बताया था कि हम स्टोन एज को फर्दर 3 पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट, सबसे पहला पीरियड क्या कहलाता है, पैलियोलिथिक पीरियड या पूरा पाषाण काल। और मैंने कल आपको यह भी बताया था कि आज से लगभग 20 लाख साल पहले पैलियोलिथिक पीरियड की शुरुआत हुई थी या पूरा पाषाण काल की शुरुआत हुई थी। तो यहां पर लिखित है 20 लाख बीपी। और बीपी का मतलब क्या है, ये मैं कल आपको समझा चुका हूं। यहां पर बीपी का मतलब है बिफोर प्रेजेंट।
बिफोर प्रेजेंट यानी कि आज से पहले। तो आज से कितना पहले हम बात कर रहे हैं? आज से लगभग 20 लाख साल पुरानी, क्योंकि आज से लगभग 20 लाख साल पुराने या पहले ही पैलियोलिथिक पीरियड की शुरुआत हो चुकी थी, या पूरा पाषाण काल की शुरुआत हो चुकी थी। तो हेडिंग डालेंगे आप पैलियोलिथिक पीरियड या पूरा पाषाण काल, और आगे लिख लीजिएगा 20 लाख बीपी, या आज से लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व। चलिए अब जानते हैं पैलियोलिथिक पीरियड किस पीरियड को कहा गया, और पैलियोलिथिक पीरियड की विशेषताएं क्या थी या फीचर्स क्या थे। तो सबसे पहली चीज तो ध्यान में रखेंगे, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि पैलियोलिथिक पीरियड में मनुष्य एक शिकारी हुआ करता था, एक आखेटक हुआ करता था, और उसका मुख्य कार्य क्या था? अपने लिए भोजन संग्रहित करना, यानी कि फूड गैदरिंग। इसीलिए सबसे पहले पॉइंट में आप लिख सकते हैं दिस पीरियड नोन, या दिस पीरियड इज नोन एज हंटिंग एंड फूड गैदरिंग पीरियड। इस काल को आखेटक एवं खाद्य संग्रहक काल कहा जाता है। दिस पीरियड इज नोन एज हंटिंग एंड फूड गैदरिंग पीरियड। इस काल को आखेटक एवं खाद्य संग्रहक काल कहा जाता है। और हंटिंग और फूड गैदरिंग पीरियड का मतलब यही है कि भाई ये वो पीरियड है जिसमें मनुष्य एक शिकारी हुआ करता था, एक हंटर हुआ करता था, एक आखेटक हुआ करता था, और उसका काम अपने लिए भोजन इकट्ठा करना हुआ करता था। और भोजन इकट्ठा करने के लिए पत्थरों के या बड़े बड़े पत्थरों के टूल्स बनाकर, औजार बनाकर वो जानवरों का शिकार किया करता था, उन्हें मारा करता था, अपने लिए भोजन इकट्ठा किया करता था। इसके बाद दूसरा फीचर, दूसरी विशेषता पैलियोलिथिक पीरियड की क्या है? पैलियोलिथिक पीरियड में ही, या आप लिख सकते हैं इन पैलियोलिथिक पीरियड इन्वेंशन ऑफ फायर वॉज हैपेंड, या आग का आविष्कार किया गया था। अगर हम इन्वेंशन ऑफ फायर की बात करें, आग के आविष्कार की बात करें, तो आग का आविष्कार भी पैलियोलिथिक पीरियड्स में ही माना जाता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के द्वारा आग का आविष्कार तो कर लिया गया था, लेकिन उस आग का प्रयोग कैसे करना है, उसका यूज कैसे करना है, ये मनुष्य को नहीं आया था, उससे वो पूरी तरीके से अनभिज्ञ था। तो अग्नि या आग का आविष्कार तो मानव ने किया, लेकिन वो अभी उस आग को इस्तेमाल करना नहीं सीख पाया था पैलियोलिथिक पीरियड में। इसके अलावा ध्यान रखेंगे एसएससी सीजीएल में एक सवाल पूछा गया कि बताइए किस पीरियड में या किस काल में ऑस्ट्रिचेस या शुतुरमुर्ग होने के एविडेंसेस हमें प्राप्त हुए हैं। हालांकि बहुत रेयर क्वेश्चन था, लेकिन क्योंकि रेयर था इसीलिए हम डेफिनेटली याद रखेंगे कि पैलियोलिथिक पीरियड ही वो पीरियड है जिसमें ऑस्ट्रिचेस होने के भी एविडेंसेस हमें मिलते हैं। कहने का मतलब, अगर हम ऑस्ट्रिच की बात करें, भाई ऑस्ट्रिच तो आप जानते होंगे शुतुरमुर्ग, तो आप कह सकते हैं कि ये स्पीशी जो शुतुरमुर्ग है ये भी लाखों वर्ष पुरानी है, ये पैलियोलिथिक पीरियड में भी हुआ करती थी। और उस समय का जो मनुष्य हुआ करता था, उस समय का जो मानव हुआ करता था, उसे नेग्रिटो जाति का कहा जाता था। ही वॉज नोन एज ऑफ नेग्रिटो रेस, उसे नेग्रिटो रेस या नेग्रिटो जाति का मानव कहा जाता था। दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पैलियोलिथिक पीरियड। ये पैलियोलिथिक पीरियड की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। मैं जो भी कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, मैं जो भी कुछ समझा रहा हूं आपको, उसको नोटबुक में लिखने की जरूरत नहीं है। नोटबुक में वो लिखना है जो यहां पर बोर्ड में लिखा हुआ है, स्लाइड में लिखा हुआ है। इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा आपको लिखवाना होगा तो मैं या तो बोर्ड पर लिखूंगा या मैं आपको डिक्टेट करूंगा, मैं आपसे खुद कहूंगा कि इसे नोट कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अगर आपको कुछ चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं या कोई चीज मैं आपको
कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं तो आप उसे भी नोट करें। ऐसा नहीं करना आपको। अपने लिए काम बढ़ाना नहीं है, अपने लिए काम आसान करना है। यहां तक की बात सबको क्लियर है, समझ में आ गया सब कुछ? अब है ना, अब याद कीजिए, मैंने आपको बताया कल की क्लास में कि पैलियोलिथिक पीरियड को हम पूरा पाषाण काल को फर्दर 3 पार्ट्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एक लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, दूसरा मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड और तीसरा अपर पैलियोलिथिक पीरियड, यानी कि निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। इसीलिए अब हम पैलियोलिथिक पीरियड को फर्दर डिवाइड करते हैं और पार्ट्स में। सर आप पीपीटी से पढ़ाएंगे क्या? नहीं मेरे भाई, सारा कुछ पीपीटी से नहीं होगा, डिपेंड करेगा टॉपिक टू टॉपिक। जो टॉपिक मुझे ऐसा लगता है कि हाँ इसको पीपीटी से कराना चाहिए, वो यहां से हो जाएगा, और जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि नहीं ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और यहां पर आपको सारी की सारी चीजें लिखकर समझानी होंगी, तो वहां पर उसका इस्तेमाल होगा। हाँ लेकिन लकीर के फकीर नहीं बनेंगे हम। जहां पर भाई देखो सिंपल सी बात है, ठीक है ना, आपका उद्देश्य क्या है इस क्लास में बैठने का? अभी तक मैंने आपको पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में जो समझाया वो आपको समझ में आ गया या नहीं आ गया? ये सबसे इंपॉर्टेंट उद्देश्य है हमारा। अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई जो मैंने आपको अभी अभी बताई, अब इन सारे के सारे सेंटेंसेस को चाहे मैं खुद यहां पर बोर्ड पर लिख दूं, चाहे वो आपके सामने मैं इस तरीके से शो कर दूं, लिखना तो यही है ना। बस सबसे मेन चीज ये आप देखिए कि आपको समझ में आया है नहीं आया। और अगर समझ में आ गया तो फिर मैं पीपीटी से कराऊं, फिर मैं वीडियो से कराऊं, फिर मैं ऑडियो से कराऊं, मैं लिख कर कराऊं, मैं मिटा कर कराऊं, उससे क्या फर्क पड़ता है? आपको समझ में आना चाहिए ना। भाई देखो सिंपल सी बात है, ठीक है, मुझे 10 साल हो गए हिस्ट्री पढ़ाते हुए, है ना, जिसमें लगभग 6 साल होने वाले हैं करियर वेल पर। तो स्वाभाविक सी बात है ऐसा तो नहीं होगा, है ना, कि मुझे ये चीजें याद नहीं होंगी, डेफिनेटली याद है ना। लेकिन अब क्या हो गया है ना, सिलेबस को बहुत लंबे टाइम तक खींचने से, है ना, बहुत ज्यादा क्लासेस लेने से भी स्टूडेंट्स पर क्या होता है, प्रेशर पड़ता है। वो सोचते हैं कि यार इतना सारा सिलेबस हम कवर कैसे करेंगे। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि यार जहां पर पीपीटी से काम चल सकता है वहां पर पीपीटी से चलिए, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आप एसएससी और एसएससी जैसे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आजकल सिलेक्शन हार्ड वर्क करने से नहीं हो रहे हैं, आजकल सिलेक्शन स्मार्ट वर्क करने से हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी इतना आगे पहुंच चुकी है भाई। पहले हम, है ना, पहले हम व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करते थे, ब्लैक कलर के मार्कर से लिखते थे। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी भाई, इंडिया डिजिटल हो गया, क्लासेस स्मार्ट हो गई। तो जब क्लासेस स्मार्ट हो गई तो हम स्मार्ट क्यों ना बने, है ना, स्वाभाविक सी बात। इसके बाद पैलियोलिथिक पीरियड को हम डिवाइड करते हैं फर्दर 3 पार्ट्स में, जिसमें सबसे पहला कहलाता है, हेडिंग डाल लीजिए, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, या हिंदी में आप कह सकते हैं निम्न पुरा पाषाण काल। लोअर पैलियोलिथिक पीरियड या निम्न पुरा पाषाण काल, जो कि आज से लगभग 20 लाख साल पुरानी बात है। ये पीरियड है लगभग आज से 20 लाख वर्ष पहले का। अब सबसे पहले ध्यान रखेंगे, आज से लगभग 20 लाख साल पहले पैलियोलिथिक पीरियड तो शुरू हो चुका था, लेकिन हमने पैलियोलिथिक पीरियड को भी 3 डिफरेंट पीरियड्स में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। जब पैलियोलिथिक पीरियड की शुरुआत हुई उसको हमने कहा लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, जो कि आज से लगभग 20 लाख वर्ष पुरानी बात है, 20 लाख साल पहले पुरानी बात है। तो आज से लगभग 20 लाख साल पहले लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में जिन पत्थरों का इस्तेमाल करके मनुष्य औजार बनाया करता था या टूल्स बनाया करता था, उन टूल्स को बनाने के लिए, उन औजारों को बनाने के लिए ही यूज्ड क्वार्टाइट स्टोन से, उसने क्वार्टाइट पत्थरों का इस्तेमाल किया। कहने का मतलब वो पत्थर, जिस पत्थर का इस्तेमाल करके मनुष्य ने औजार बनाए या टूल्स बनाए,
उन्हें क्वार्टाइट स्टोन्स या क्वार्टाइट पत्थर कहा जाता था। और ध्यान रखेंगे, इन पत्थरों से बने हुए टूल्स या बने औऔजार हमें मुख्य रूप से दो जगहों से मिले हैं, दो स्थानों से मिले हैं। अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, अगर हम उत्तर भारत की बात करें, तो वो हमें प्राप्त हुए हैं कहां से? सोहन रिवर वैली, पंजाब से। पंजाब में सोहन रिवर वैली या सोहन नदी घाटी से हमें क्वार्टाइट स्टोन्स के बने हुए कुछ टूल्स प्राप्त हुए हैं, जिन टूल्स को क्या कहा गया? चॉपर कहा गया। इसीलिए इसे चॉपर चॉपिंग पेबुल कल्चर या पेबुल संस्कृति कहा जाता है। और आप देख सकते हैं, बड़े बड़े पत्थरों को नुकीला करके औजार बनाए गए हैं। किस लिए? जानवरों का शिकार करने के लिए। जिसके लिए किन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया? क्वार्टाइट स्टोन्स का इस्तेमाल किया गया। इसीलिए और क्योंकि इससे चॉपर से बनाए गए, इसीलिए इसको या इस कल्चर को, इस संस्कृति को चॉपर चॉपिंग पेबुल कल्चर कहा जाता है या पेबुल संस्कृति कहा जाता है। इंग्लिश में चॉपर चॉपिंग पेबुल कल्चर लिख सकते हैं और हिंदी में लिखित है ऑलरेडी चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति। ये कहां से मिले या इसके रिमेन्स, इसके अवशेष हमें कहां से प्राप्त हुए? पंजाब से। पंजाब उत्तर भारत में है, सोहन रिवर वैली या सोहन नदी घाटी से। इसके अलावा क्वार्टाइट स्टोन्स से बने हुए कुछ टूल्स हमें दक्षिण भारत में मद्रास के निकट भी प्राप्त हुए। और मद्रास के निकट हमें क्या प्राप्त हुआ या कौन सा टूल मिला? एक हाथ की कुल्हाड़ी या एक हैंड एक्स, या आप इसे हिंदी में लिख सकते हैं हस्त कुल्हाड़ी। और ये हस्त कुल्हाड़ी हमें कहां से मिली? मद्रास के पास, मद्रास के निकट। और ध्यान रखेंगे, क्योंकि वहां से हैंड एक्स मिला, क्योंकि वहां से हस्त कुल्हाड़ी मिली, इसीलिए इस कल्चर को क्या कहा गया? हैंड एक्स कल्चर। इसे हस्त कुल्हाड़ी या हैंड एक्स संस्कृति कहा गया। तो कहने का मतलब, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में मनुष्य के द्वारा क्वार्टाइट स्टोन्स का इस्तेमाल करके औजार बनाए गए थे। कुछ औजार हमें चॉपर चॉपिंग पेबुल कल्चर से मिले, सोहन रिवर वैली पंजाब से। और कुछ टूल्स हमें मिले हैंड एक्स कल्चर से, जो कि हमें साउथ इंडिया में मद्रास के निकट मिले। इसके अलावा लोअर पैलियोलिथिक पीरियड की और क्या क्या विशेषताएं और फीचर्स थे? सबसे पहले ध्यान रखेंगे, एक हैंड एक्स, एक हस्त कुल्हाड़ी सबसे पहले 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट को प्राप्त हुई थी, जो कि मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से प्राप्त हुई। सबसे पहला पॉइंट तो ये। अभी मैंने जिस हैंड एक्स कल्चर की बात की, उस हैंड एक्स कल्चर की ही एक हैंड एक्स, एक हस्त कुल्हाड़ी सबसे पहले 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट को मिली थी, मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से। और वो हैंड एक्स कैसी थी? आपके सामने पिक्चर में मौजूद है, कुछ इस तरीके से बनी हुई। कहने का मतलब, पत्थरों को ही नोकीला करके उससे औजार बनाए गए, उससे एक हस्त कुल्हाड़ी बनाई गई, जो हमें मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से मिली। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के पास बेलन रिवर वैली या बेलन नदी घाटी से भी हमें क्या मिले हैं? लोअर पैलियोलिथिक पीरियड के एविडेंसेस मिले हैं या रिमेन्स मिले हैं।
और ध्यान रखेंगे निम्न पुरा पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक के उपकरण और पशुओं के जीवाश्म हमें बेलन रिवर वैली से प्राप्त हुए हैं। तो निम्न पुरापाषाण काल का मतलब है लोअर पैलियोलिथिक पीरियड से लेकर नियोलिथिक पीरियड तक के जो उपकरण हैं, टूल्स हैं, पशुओं के जीवाश्म हैं, फॉसिल्स हैं, वो सारे के सारे हमें कहां से मिले हैं? बेलन रिवर वैली से। इसके अलावा फर्स्ट स्कल कैप या प्रथम मानव कपाल, जिसको क्या कहा गया? होमो इरेक्टस कहा गया, ये भी हमें प्राप्त हुआ है नर्मदा रिवर वैली मध्य प्रदेश के ही निकट हथनोरा ग्राम से या हथनोरा विलेज से। तो कहने का मतलब आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि अगर हम पैलियोलिथिक पीरियड की बात करें तो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड के रिमेन्स पंजाब में सोहन रिवर वैली, उत्तर प्रदेश में बेलन रिवर वैली और मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर वैली से हमें प्राप्त हुए हैं। और साथ में कुछ टूल्स हमें दक्षिण भारत के मद्रास के निकट पल्लवरम और अतिरपक्कम नामक स्थान से भी प्राप्त हुए हैं। और ध्यान रखेंगे नर्मदा रिवर वैली के ही निकट हुसंगी ग्राम, हुसंगी विलेज भी इस पीरियड की एक फेमस साइट है, एक महत्वपूर्ण स्थल है। जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और नोट नहीं भी करना है तो ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, इसका पीडीएफ आपको अपलोड करा दिया जाएगा। सर बेलन में क्या मिला है? बेलन नहीं बेटे, बेलन रिवर वैली। मैंने आपको बताया ना लोअर पैलियोलिथिक से लेकर नियोलिथिक पीरियड तक के टूल्स और एनिमल्स फॉसिल्स हमें प्राप्त हुए हैं कहां से? बेलन रिवर वैली से। कहने का मतलब बेलन रिवर वैली सिर्फ और सिर्फ पैलियोलिथिक पीरियड के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मेसोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेकंड वन इज नोन एज मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड, मध्य पुरा पाषाण काल। पैलियोलिथिक पीरियड का ही सेकंड पीरियड है मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड या मध्य पुरा पाषाण काल। वो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड लगभग 20 लाख साल पुरानी बात थी, लेकिन ये बात है लगभग 80,000 साल पुरानी। कहने का मतलब 20 लाख साल पहले से लेकर 80,000 साल पहले तक लोअर पैलियोलिथिक पीरियड ही चल रहा था, लेकिन आज से 80,000 साल पहले मिडिल पैलियोलिथिक या मध्य पुरापाषाण काल की शुरुआत हुई। अभी तक मनुष्य औजार बनाने के लिए क्वार्टाइट स्टोन्स का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में मनुष्य के द्वारा जैस्पर, फ्लिंट और चर्ट स्टोन्स का इस्तेमाल किया गया। ये 3 प्रकार के पत्थर या पाषाणों का इस्तेमाल मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में मनुष्य के द्वारा किया गया। और इन पत्थरों का इस्तेमाल करके जो टूल बनाया गया, जो औजार बनाया गया, उसे फलक कहा जाता था। दैट टूल इज नोन एज फलक। फलक बेसिकली ऐसा औजार हुआ करता था जिसको पत्थर तोड़कर बनाया जाता था। इसीलिए इस कल्चर को, इस संस्कृति को फलक कल्चर कहा गया या फलक संस्कृति कहा गया। और इस फलक संस्कृति के रिमेन्स, अवशेष या साक्ष्य हमें कहां कहां से मिले हैं? तो इसके फलक कल्चर के या फलक संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल हैं उत्तर प्रदेश में वाराणसी के ही समीप चकिया नामक स्थान। इसके अलावा इलाहाबाद या प्रयागराज, मिर्जापुर के समीप बेलन रिवर वैली या बेलन घाटी, जिसके बारे में अभी अभी हमने बात की थी। इसके अलावा झारखंड का पलामू नामक स्थान, और इसके अलावा अति महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है
भीमबेटका नामक स्थान, मध्य प्रदेश का भीमबेटका, और इसके अलावा महाराष्ट्र का एक स्थान जो कहलाता है नेवासा। ये वो जगहें हैं, ये वो स्थान है जहां से हमें फलक कल्चर के टूल्स मिले हैं या फलक संस्कृति के टूल्स मिले हैं। टूल्स को क्या कहा जाता था? फलक ही कहा जाता था, जो कि पत्थर तोड़कर बनाए जाते थे, जिनके लिए जेस्पर फ्लिंट और चर्ट स्टोन्स का इस्तेमाल किया जाता था। सर फलक क्या होता है? फलक उस टूल को नाम दिया गया है, जो औजार, जो टूल मनुष्य के द्वारा मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में बनाया गया था, उसी को फलक कहा गया। सर फलक या फ्लेक एक ही बात है मेरे भाई। क्लियर हो कोई बात? इसके बाद अपर पैलियोलिथिक पीरियड या उच्च पुरा पाषाण काल, जो की बात है लगभग आज से 35,000 साल पुरानी। उच्च पुरा पाषाण काल आज से लगभग 35,000 साल पुरानी बात है ये, 35,000 बीपी। आज से लगभग 35,000 साल पहले ही इवोल्यूशन हुआ होमोसेपियंस का। होमोसेपियंस भाई, जिसे आप आदि मानव कहते हैं, उसकी उत्पत्ति आज से लगभग 35,000 साल पहले मानी जाती है। और ध्यान रखेंगे, अपर पैलियोलिथिक पीरियड में जिन टूल्स का इस्तेमाल मनुष्य के द्वारा किया जाता था, उन टूल्स को क्या कहा जाता था? ब्लेड कहा जाता था। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो अपर पैलियोलिथिक पीरियड की हमें मिली है, वो है कुछ केव शेल्टर्स और कुछ केव पेंटिंग्स, यानी कि गुफा शैलाश्रय और कुछ गुफा चित्रकारी, जो कि हमें मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के भीमबेटका नामक स्थान से प्राप्त हुई है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हमेशा एग्जाम में पूछे जाने की संभावना होती है। तो आप कह सकते हैं कि पैलियोलिथिक पीरियड के ही कुछ केव शेल्टर्स और कुछ केव पेंटिंग्स हमें भीमबेटका से मिली हैं, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये था पैलियोलिथिक पीरियड, ये था पूरा पाषाण काल, ये था पैलियोलिथिक पीरियड या पूरा पाषाण काल। नेक्स्ट, पैलियोलिथिक पीरियड के बाद अगला पीरियड इज नोन एज मेसोलिथिक पीरियड। और याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कल कि मेसोलिथिक पीरियड की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ये वो समय है जब मनुष्य के द्वारा डोमेस्टिकेशन की शुरुआत की गई या पशुपालन की शुरुआत की गई। तो जो मेसोलिथिक पीरियड है वो लगभग ईसा के जन्म से 12,000 साल पहले से लेके 10,000 साल पहले तक की बात है। या आप कह सकते हैं 12,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक का जो पीरियड है, उसको मेसोलिथिक पीरियड में रखा गया या मध्य पाषाण काल में रखा गया। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, मेसोलिथिक पीरियड में अभी तक तो मनुष्य के द्वारा पत्थरों के बड़े बड़े औजार बनाए जा रहे थे, बड़े बड़े टूल्स बनाए जा रहे थे, बट
मेसोलिथिक पीरियड में मनुष्य के द्वारा जो बनाए गए टूल्स थे या जो औजार थे, दैट बिकेम स्मॉलर इन साइज। तो आप कह सकते हैं कि मेसोलिथिक पीरियड में मनुष्य के द्वारा छोटे आकार के उपकरणों का इस्तेमाल किया गया या स्मॉल साइज टूल्स का इस्तेमाल किया गया, जिन्हें क्या कहा गया? माइक्रोलिथ्स। या आप लिख सकते हैं इन मेसोलिथिक पीरियड द साइजेस ऑफ इक्विपमेंट्स और टूल्स बिकेम शॉर्टर और बिकेम स्मॉलर। और उन्हीं पत्थरों के जो छोटे आकार के उपकरण बनाए गए या टूल्स बनाए गए, उन्हीं को क्या कहा गया? माइक्रोलिथ्स कहा गया। अगली विशेषता मेसोलिथिक पीरियड की, मनुष्य या मानव अस्थि पंजर के सबसे पहले एविडेंस या सबसे पहले साक्ष्य भी हमें मेसोलिथिक पीरियड में ही मिले। फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स। आप कह सकते हैं कि पैलियोलिथिक पीरियड में मनुष्य एग्जिस्ट करता था, उसके द्वारा बनाए गए टूल्स हमें मिले, अवशेष हमें मिले, लेकिन मानव अस्थि पंजर का कहीं से साक्ष्य हमें पैलियोलिथिक पीरियड का नहीं मिला। सिर्फ हमें सबसे पहले जो ह्यूमन स्केलेटन्स या मानव अस्थि पंजर के साक्ष्य मिले, वो कहां से मिले? तो ध्यान रखेंगे, वो हमें मेसोलिथिक पीरियड से मिले, वो हमें मध्य पाषाण काल से मिले। सर, आपके स्टैटिक जीके का बैच बाय नहीं हो रहा है, उसमें शायद एडमिशन्स बंद हो गए होंगे। कोई बात नहीं, एडमिशन्स मैं ओपन करा दूंगा। अगर आप स्टैटिक जीके स्पेशल बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो आप कर लीजिएगा, अदरवाइज आप वेट भी कर सकते हैं। स्टैटिक जीके स्पेशल का बैच सितंबर के फर्स्ट वीक में आएगा, न्यू बैच। तो छोटे आकार के उपकरणों का इस्तेमाल मेसोलिथिक पीरियड में मनुष्य के द्वारा किया गया, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा गया। इसके अलावा मानव अस्थि पंजर के प्रथम साक्ष्य भी हमें कहां से मिले? मेसोलिथिक पीरियड से। और किस जगह से? तो ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ के पास सराय नाहर राय नामक स्थान से। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का सराय नाहर राय नामक स्थान। कैसे पढ़ें कि जीएस जीके का कोई क्वेश्चन मेंस में ना छूटे? ध्यान से पढ़ें। और कैसे पढ़ेंगे? जीएस एक ऐसा पार्ट है ना, जिससे सब कोई, हर कोई बचना चाहता है, हर कोई बचता है। और जिस पार्ट से, जिस सब्जेक्ट से आप जितना ज्यादा बचोगे, है ना, वही पार्ट हमेशा आपको सिलेक्शन लेने से रोकेगा। जीएस अच्छी करने का सिर्फ एक ही तरीका है, स्टार्ट लविंग जनरल स्टडीज। सबसे पहले जीएस को पसंद कीजिए, जीएस को प्यार करना शुरू कीजिए। जब आप जीएस को प्यार करने लगेंगे, जीएस में इंटरेस्ट लेने लगेंगे, तो जीएस अपने आप आने लगेगी। हाँ, लेकिन शॉर्टकट नहीं है जीएस में कुछ भी। जीएस में कुछ भी शॉर्टकट नहीं है ना। दुनिया है ना, जो जीएस को ट्रिक्स बना बना कर पढ़ा रही है ना, शेरो शायरी में पढ़ा रही है, रील्स बना बना कर पढ़ा रही है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, वो बहुत शॉर्ट टर्म है। जीएस का कोई शॉर्टकट नहीं है, जीएस अच्छा होने में टाइम लगता है। सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है, और आप कह ही नहीं सकते कि यार जीएस का सिलेबस कभी खत्म हो सकता है। कभी खत्म नहीं होगा जीएस का सिलेबस। जीएस एक ऐसी लर्निंग है ना, विच ट्रेवल्स फ्रॉम टूम्ब टू, या वूम्ब टू टूम्ब। इसीलिए बोलते हैं कि भाई माँ के गर्भ से ही हम लोग सीखना शुरू कर देते हैं, हमारी लर्निंग शुरू हो जाती है। और गर्भ से लेकर कब्र तक, मकबरे तक वो लर्निंग चलती रहती है।
इसीलिए परेशान मत होइए, अभी तो हमने शुरुआत भी नहीं करी है यार ढंग से। कल से बैच शुरू हुआ है, आज पहली क्लास चल रही है, और आज से ही बताइए, हर चीज की गारंटी चाहिए आपको। थोड़े दिन आप पढ़ते रहिए, आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा आप कहाँ पढ़ रहे हैं और कैसा पढ़ रहे हैं। इसीलिए बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, इसके बाद मेसोलिथिक पीरियड या मध्य पाषाण काल की जो सबसे बड़ी साइट या जो सबसे बड़ा स्थल हमें मिला, वो राजस्थान के भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, वो राजस्थान के भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के बागौर नामक स्थान पर है। राजस्थान का बागौर मेसोलिथिक पीरियड की सबसे बड़ी साइट है, सबसे बड़ा स्थल है। और ध्यान रखेंगे, मैन स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन इन दैट पीरियड, मनुष्य के द्वारा इसी काल में पशुपालन की शुरुआत की गई थी, और पशुपालन किए जाने की एविडेंसेस हमें राजस्थान के बागौर से और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मेसोलिथिक का सेकंड पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन कर दो। देखो, सेकंड पॉइंट में मैंने ये कहा कि मनुष्य के अस्थि पंजरों के अवशेष या रिमेन्स सबसे पहले हमें मेसोलिथिक पीरियड के ही प्राप्त हुए हैं। और कहां से प्राप्त हुए हैं? उत्तर प्रदेश में एक जगह है ना, प्रतापगढ़, वहीं पर सराय नाहर राय नामक स्थान से। इसके बाद नेक्स्ट नियोलिथिक पीरियड यानी कि नव पाषाण काल। एसएससी में पूछा गया था, सीजीएल में, कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ नियोलिथिक पीरियड। राइट आंसर वाज, ऑप्शन में दिया था न्यू स्टोन एज। न्यू स्टोन एज ही नियोलिथिक पीरियड को कहा जाता है। और अगर हम नियोलिथिक पीरियड की बात करें तो आज से लगभग 10,000 साल पुरानी बात है ये। जिन औजारों का इस्तेमाल या जिन औजारों को मनुष्य के द्वारा नियोलिथिक पीरियड में बनाया गया, उन औजारों को कहा गया सेल्ट। उन टूल्स को सेल्ट कहा गया। इन नियोलिथिक पीरियड मैन स्टार्टेड एग्रीकल्चर। इसी काल में, इसी पीरियड में मनुष्य के द्वारा कृषि की शुरुआत की गई। और इतना ही नहीं, एक और चीज ध्यान रखेंगे, मनुष्य के द्वारा पहिए का आविष्कार भी नियोलिथिक पीरियड में ही माना जाता है। मनुष्य के द्वारा पहिए का आविष्कार भी नियोलिथिक पीरियड में ही किया गया था। इस पीरियड में मनुष्य के द्वारा कृषि की शुरुआत की गई, और मनुष्य के द्वारा कृषि किए जाने के सबसे पहले साक्ष्य, सबसे पहले एविडेंस हमें बलूचिस्तान के मेहरगढ़ नामक स्थान से मिलते हैं। और अगर आपसे पूछे कि मनुष्य के द्वारा सबसे पहले किसकी कृषि की गई थी, तो आप जानते होंगे 3 चीजें आपको याद रखनी है। बार्ले यानी कि जौ, वीट यानी कि गेहूं, और कॉटन यानी कि कपास। इन 3 चीजों की कृषि सबसे पहले मनुष्य के द्वारा की गई थी। बार्ले, वीट एंड कॉटन। इसके अलावा बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से ही मनुष्य के स्थायी जीवन के भी हमें सबसे पहले एविडेंसेस मिले। और ध्यान रखेंगे, इंडियन सबकॉन्टिनेंट या भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पहली मानव बस्ती या सबसे पहली कॉलोनी भी हमें कहां से मिलती है? मेहरगढ़ से मिलती है। भाई स्वाभाविक सी बात है, जब मनुष्य ने कृषि करना शुरू कर दिया, तो भाई कृषि करने के लिए बीज बोने से लेकर फसल काटने तक तो मनुष्य को एक ही स्थान पर क्या करना होगा? निवास करना होगा, स्थायी रूप से एक ही जगह पर रहना होगा।
इसीलिए कहा गया है कि जो परमानेंट मनुष्य के द्वारा परमानेंटली जो बसा गया, जो स्थायी जीवन की शुरुआत की गई, वो मेहरगढ़ से ही की गई। और यहीं पर हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सबसे पुरानी कॉलोनी मिली है, मानव बस्ती मिली है। और उन मानव बस्तियों में जो हमें मकानों के अवशेष मिले हैं वो किस शेप के हैं, या तो वर्गाकार यानी कि स्क्वायर, या आयताकार यानी कि रेक्टेंगुलर। दैट वाज नियोलिथिक पीरियड। और इसके अलावा नियोलिथिक पीरियड में ही हमें प्राप्त हुए हैं फर्स्ट एविडेंस ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ राइस, यानी कि चावल की कृषि के भी सबसे पहले साक्ष्य। और ध्यान रखेंगे नियोलिथिक पीरियड की कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स जो हमें मिली है। सबसे पहले याद रखेंगे कैटल हुयुक, एसएससी के सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया, तो स्वाभाविक सी बात है आप याद रखेंगे, जो कि कोनिया टर्की में है। इसके बाद बुर्जुहोम और गुफकराल जो कि जम्मू कश्मीर में है, दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। इंपॉर्टेंट साइट्स इसलिए हैं क्योंकि यहां पर हमें ऐसी पिट ड्वेलिंग्स मिली हैं, ऐसे गर्तावास मिले हैं, यानी कि ऐसी कब्रें मिली हैं जहां पर कब्रों के अंदर मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा हुआ करती थी। यानी कि जम्मू कश्मीर के बुर्जुहोम और गुफकराल नामक स्थान पर हमें कब्रों के अंदर मानव अस्थियां तो मिली ही हैं, मानव कंकाल तो मिले ही हैं, लेकिन उन्हीं कब्रों में मानव कंकाल के साथ साथ हमें कुत्ते की अस्थियां भी मिली हैं, जिससे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने यह अनुमान लगाया कि वहां पर मालिक के मर जाने के बाद मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा चलती थी। और ध्यान रखेंगे अगर मनुष्य के द्वारा पशुपालन किए जाने की बात की जाए, या पशुपालन भी नहीं, आप कहेंगे मनुष्य के द्वारा अगर पालतू बनाने की बात की जाए या पेट बनाने की बात की जाए, तो ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के द्वारा अपना सबसे पहला पालतू या फर्स्ट पेट ही किसको बनाया गया था? डॉग। और नियोलिथिक पीरियड में बुर्जुहोम और गुफकराल जो कि जम्मू कश्मीर में है, यहां पर कुछ कब्रों के अंदर से मानव अस्थियों के साथ साथ कुत्ते की अस्थियां भी प्राप्त हुई हैं। सर सभी के पास कुत्ते होते थे क्या? अब ये कैसे पता चले पुष्पा? पुष्पा, ये कैसे पता चले? अब ये मत बोलना कि नाम सुन के फ्लावर समझे क्या मेरे को, फायर है मैं। इसके अलावा अभी अभी मैंने आपसे कहा चावल की कृषि के पहले साक्ष्य, तो धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के पास हमें कोल्डी हवा नामक स्थान से मिला है। कोल्डी हवा वो जगह है, वो स्थान है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के पास, जहां से मनुष्य के द्वारा चावल की कृषि या धान की खेती करने के सबसे पुराने एविडेंसेस मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। और इसके अलावा नियोलिथिक पीरियड का ही एक और महत्वपूर्ण साइट मानी जाती है बिहार का चिरांद नामक स्थान। इसके बाद नियोलिथिक पीरियड में ही हमें कुछ मेगालिथ्स मिले हैं, यानी कि महापाषाण संरचना मिली है। कहने का मतलब है कि कुछ कब्रें और कुछ मेमोरियल्स यानी कि स्मारकें, समाधियां नियोलिथिक पीरियड में किस किस तरीके से बनाई जाती थी, तो हमें ये 3 प्रकार के मेगालिथ्स मिले हैं, 3 प्रकार के महापाषाण संरचनाएं मिली हैं। सबसे पहले जिन्हें केंड सर्कल्स या संगोरा वृत्त कहा जाता था। कहने का मतलब मृत को दफनाने के बाद उसकी कब्र के ऊपर या कब्र के चारों ओर
पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में बिछा दिया जाता था। वो एक मेमोरियल होता था, एक कब्र स्मारक हुआ करता था। इसे संगोरा वृत्त कहा जाता था या केन सर्कल्स कहा जाता था। एक संरचना कहलाती थी डोलमेन, जो कि एक सिंगल चैम्बर मेगालिथिक मकबरा हुआ करता था, और एक मेनहिर हुआ करता था जिसमें कब्रों के ऊपर पत्थरों को खड़ा कर दिया जाता था या खड़े पत्थर रख दिए जाते थे, जो कि वेस्टर्न यूरोपियन कल्चर था। भारत में इस कल्चर की शुरुआत आज से लगभग 5000 साल पहले हुई, यानी कि 3000 बीसी में हुई। और ज्यादातर, है ना, और ज्यादातर जो इस प्रकार के मेगालिथ्स के एविडेंसेस हमें मिले हैं वो दक्षिण भारत से मिले हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल और आंध्र प्रदेश से। इसके बाद आता है चालकोलिथिक एज, यानी कि ताम्र पाषाण युग, जो कि आज से लगभग 5000 वर्ष पुरानी बात है। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि वो पीरियड जिसमें मनुष्य औजार बनाने के लिए पत्थर और तांबे दोनों का इस्तेमाल करता था, यानी कि टूल्स मेड फ्रॉम स्टोन्स एंड कॉपर। तांबे का मनुष्य के द्वारा सबसे पहले प्रयोग आज से लगभग 5000 साल पहले किया गया, यानी कि 3000 बीसी में किया गया। और ध्यान रखेंगे, जिसके एविडेंस हमें सबसे पहले मद्रास के पास अतिरपक्कम नामक स्थान से मिले हैं, जहां से हमें एक तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। भाई, मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से हमें एक हस्त कुल्हाड़ी मिली थी, रॉबर्ट ब्रूस फूट ने जो प्राप्त की थी। वो तो पत्थर की बनी है एक हस्त कुल्हाड़ी थी, लेकिन तांबे की बनी हुई सबसे पहली कुल्हाड़ी हमें मद्रास के ही पास से अतिरपक्कम नामक स्थान से मिली है। और आप कह सकते हैं इस कल्चर को प्री हड़प्पन कल्चर या पूर्व हड़प्पा संस्कृति, क्योंकि इसके बाद हमारे देश की सबसे पहली सिविलाइजेशन, सबसे पहली सभ्यता की शुरुआत हुई, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं या सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। और सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों ने ही तो कॉपर में टिन मिलाकर कांसा बनाया, ब्रॉन्ज बनाया, इसीलिए हम उसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कह देते हैं। इसके बाद मेटल एज, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेटल एज को आप 3 मेटल्स के आधार पर विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले कॉपर, ज्यादातर चालकोलिथिक पीरियड में हमें एविडेंसेस मिले हैं कॉपर के, लेकिन इसके अलावा हाथ की कुल्हाड़ी, भाले, मानव मूर्तियां, ये कुछ टूल्स हमें तांबे के बने हुए मिले हैं या कॉपर के बने हुए मिले हैं, इसीलिए इसको गंगा घाटी ताम्र निधि कहा जाता है। इसके अलावा ब्रॉन्ज एज की अगर हम बात करें तो अभी अभी मैंने आपको बताया हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही क्या बनाया, ब्रॉन्ज बनाया, तो इसी युग में हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत हुई। लेकिन अगर हम लोहे की बात करें तो ईसा के जन्म से लगभग 1500 साल पहले, यानी कि 1400 बीसी में तुर्की या एशिया माइनर में लोहे की खोज हुई थी सबसे पहले। लेकिन भारत में लोहे की खोज सबसे पहले 1000 बीसी में हुई, आज से लगभग 3000 साल पहले। और ध्यान रखेंगे, लोहे के साक्ष्य, लोहे के एविडेंस सबसे पहले उत्तर प्रदेश के एटा जिले के
अतरंजी खेड़ा नामक स्थान से प्राप्त हुए थे। तो दोस्तों, ये थी कहानी प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्रागैतिहासिक काल की, जिसमें हमने बात की स्टोन एज, चालकोलिथिक एज और मेटल एज के बारे में। आज की कहानी यहीं तक रखेंगे। अगली क्लास में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम शुरू करेंगे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि आधे ऐतिहासिक काल। और आधे ऐतिहासिक काल में ही हम पढ़ेंगे इंडियन सबकॉन्टिनेंट की सबसे पहली सिविलाइजेशन विच इज नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। शुक्रिया, धन्यवाद।